नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। साथियों, जैसा कि आप कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब कभी भी एग्ज़ाम होंगे तो लगातार एग्ज़ाम होंगे और आपके लिए एक बेहतरीन समय हो सकता है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का, जो कि आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में आपने देखा था एमपीपीएससी की एग्ज़ाम में जो एमपी से क्वेश्चन आए हुए थे, एमपी हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए थे, तो बहुत सारे छात्रों को समस्या भी गई उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चाहे उसने जो गहौरा पूछा था कि राजधानी किसने बनाया, या वीर सिंह देव का जिक्र किया था, तो आपने देखा कि एमपी इतिहास से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, बहुत से लोगों से बने भी और नहीं भी बने। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो मध्य प्रदेश का इतिहास है अपन उसकी चर्चा एक बार बेहतर तरीके से करते हैं, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आने वाला एग्जाम जब कभी भी मध्य प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कठिनाइयाँ ना जाएं। इस कारण चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास। तो जो इतिहास शब्द हमने बोला है, तो इतिहास शब्द का क्या मतलब है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। इतिहास क्या हर बीता हुआ समय इतिहास है, मतलब जो हर चीज़ें बीत रही हैं क्या वो इतिहास है या नहीं? सोचिएगा, इसका अपने मन में विचार कीजिएगा। हमने बताया था इतिहास होने के लिए कुछ टर्म ऑफ कंडीशन होने चाहिए, कुछ सोर्स होने चाहिए, और सोर्स की बात करें तो वो प्रमाणिक सोर्स होने चाहिए। जैसे आपने राजा महाराजाओं को देखा या लेखकों को देखा कि अपनी अपनी अलग अलग कृतियों में किस तरह जिस काल का लेखक है उस काल की मनोदशा का कैसे वर्णन करता था, या उस काल की कृतियों का कैसे वो वर्णन करता था अपने अपने किताबों में। चाहे आपने कलहड़ की राज तरंगणी देखा हो, या आपने दरबारी कवियों को देखा, आमिर खुसरो को देखा हो, या अन्य कवियों की भी कवियों को आपने देखा हो, है ना। चाहे आपने बाण भट्ट को देखा हो, चाहे प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन को देखा हो, है ना। यानी हर काल के अलग अलग लेखक होते गए। तो इतिहास वो चीज़ है दोस्तों जो मानव के भौगोलिक जीवन को परिवर्तित कर दे। परिवर्तित करने का आशय, जैसे आप अभी देख रहे हैं, हाल ही में कोरोना महामारी चल रही थी, चल रही भी है, अभी भी आपको सुरक्षित रहना है। तो मानव के भौगोलिक जीवन को किस तरह ये परिवर्तित कर रही है, और यही जब आज से हम 10, 20 या 30 साल बाद आगे जाके पढ़ेंगे तो इतिहास के पन्नों में ये कहानियाँ दर्ज हो जाएंगी और हम यहाँ से कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी हर वो मनुष्य है जो किसी भी चीज़ों का अध्ययन करता है तो सबसे पहले वो इतिहास का अध्ययन करता है और उसके साथ ही अध्ययन करके आगे बढ़ता है। तो इतिहास हमने बताया कि मानव के भौगोलिक जीवन को परिवर्तित कर दे, साथ ही उन चीज़ों का जो ज्ञान है वो कैसा रहे, क्रमबद्ध तरीके का ज्ञान रहे, यानी सिस्टमैटिक तरीके से वो व्यवस्थाएं चलती हों। विभिन्न कालों की व्यवस्थाओं को आपने देखा किस तरह राजा महाराजा लगातार सिस्टमैटिक तरीके से अपने वंश को आगे बढ़ाते थे। फिर हमने बताया, जैसे आपने सिक्कों का प्रचलन देखा कि उस काल के सिक्के के साक्ष्य मिले बहुत, जैसे आपने मध्य प्रदेश में मीनांडर के आपने सिक्के देखे, बालाघाट से मिले, कनिष्क के सिक्के आपने शहडोल से देखा। तो सिक्कों से भी साक्ष्य मिला, जैसे आपके मध्य प्रदेश के रीवा सुपिया से अभिलेख मिल रहा है, आपके ग्वालियर से मिल रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश के अन्य अन्य जिलों से भी अभिलेख की प्राप्ति हो रही है, जहाँ से आप उन राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ने को आपको मिलता है। तो इतिहास मानव के भौगोलिक जीवन को परिवर्तित कर दे, वो इतिहास है। क्रमबद्ध तरीके का ज्ञान हो, साथ ही उसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य हो। तो आइए इतिहास को देर न करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं इतिहास क्या है। तो हमने जब इतिहास को 3 पार्टों में बांटने की कोशिश की तो हमने एक को पाया प्रागैतिहास, फिर दूसरा आद्य इतिहास और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहास का मतलब है जिसके बारे में ना तो लिखित साक्ष्य हैं और ना ये पढ़ने योग्य हैं। तो वो काल कैसा हो गया, वो काल हो गया आपका प्रागैतिहास। तो ये आपका प्रागैतिहास हो गया, ठीक। फिर जैसे हमने प्रागैतिहास के अंतर्गत हमने देखा पाषाण काल। तो पाषाण काल दोस्तों ऐसा समय है जब मनुष्य कहाँ विचरण करता था, जब मनुष्य जंगलों में विचरण करता था। ये देखिए लिखा है, जब मनुष्य पशुओं की तरह जंगल में विचरण करता था। यानी वह समय कौन सा था, वह समय पाषाण काल का समय था। अब मनुष्य का मुख्य कार्य क्या था, मनुष्य आखेटक प्रवृत्ति का था, यानी मनुष्य शिकारी था, शिकारियों करता था,
मतलब शिकारियों से अपना जीवन व्यतीत करता था। और विशेषता जो इस काल की थी दोस्तों, तो ये थी कि मनुष्य स्थायी नहीं रहता था, यानी वो दर भटक, जिसे कह सकते हैं आप, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता था। मतलब स्थायी निवास की जानकारियां यहाँ नहीं मिलती कि मनुष्य कहीं जाके स्थायी निवास करता हो। फिर आपने जब देखा, आगे की कहानियां बताएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह मनुष्य आगे जाएगा और आगे जाके मनुष्य जब नदियों के किनारे बसेगा, वहीं अपना जीवन यापन बिताएगा, तो आपने देखेंगे कि मनुष्य एक सभ्यता का निर्माण कर देगा। दोस्तों, कई बार हमने पढ़ाते समय जिक्र किया है कि एक शब्द होता है हमारा सभ्यता। क्या होता है? एक शब्द होता है हमारा सभ्यता। क्या होता है? एक शब्द होता है हमारा सभ्यता और एक शब्द होता है हमारा संस्कृत। इस सभ्यता और संस्कृत में दोस्तों क्या डिफरेंस है? थोड़ा विचार करिए। मतलब जैसे आपके क्षेत्र का रहन सहन, आपके क्षेत्र का खान पान, यानी हम कह सकते हैं मनुष्य के रहने का तरीका, मनुष्य के वैवाहिक क्रियाकलापों का तरीका या मनुष्य के खान पान का तरीका जो है एक संस्कृत कहलाता है। और जब यही संस्कृत एक विस्तृत रूप धारण कर लेता है तो एक सभ्यता का विकास होता है। जब आप आगे जाके देखेंगे कि किस तरह आदिमानव नदियों किनारे जाके बसा होगा, वहीं रुका होगा, वहीं से नवपाषाण काल में आगे आते आते स्थायी निवास की जानकारियां मिली और संस्कृत से एक सभ्यता का विकास हो गया। और फिर आप आगे जाके कौन सभ्यता पढ़ते हैं? हड़प्पा कालीन सभ्यता। तो आइए पहले अपन पाषाण काल की बात करते हैं, फिर आपको वहां की कहानियों की तरफ ले चलेंगे। तो जैसे पाषाण काल को भी अपन 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक, फिर अपना मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक, और फिर अपना नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक। आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल की क्या विशेषताएं रहीं। पूरा पाषाण काल की विशेषताओं में सर्वप्रथम हमने बता दिया कि मनुष्य अभी भी शिकारी प्रवृत्ति का है, यानी खाद्य श्रृंगारक काल बोल सकते हैं। आखेटक है मनुष्य, यानी शिकारी प्रवृत्ति का है। और अस्थायी निवास की जानकारी मिलती हैं। मनुष्य के पास आग का ज्ञान तो था, परंतु प्रयोग करना नहीं जानता था। वो जानता था कि आग तो लग रही है। जब वो पत्थरों को या आपस में पेड़ पौधे या बांसों को टकराते देखा तो चिंगारियां उसको दिखती थी, परंतु वो उसका प्रयोग करना भी नहीं जानता था। फिर आपके मध्य पाषाण काल में जब आते हैं तो मध्य पाषाण काल में हमने देखा कि जो मनुष्य है वो पशुपालना सीख गया है। क्या सीख गया है? मनुष्य है वो पशुपालना सीख गया है। अगर बात करें कि कौन से पशु को मनुष्य ने सर्वप्रथम पाला, तो सर्वप्रथम कुत्ते पालने के साक्ष्य मिले हैं। पर मनुष्य अभी भी स्थायी नहीं रहता है, यानी मनुष्य अभी स्थायी निवास की जानकारियां नहीं मिल रही हैं। अगर पशुपालन के साक्ष्य की बात करें तो पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ बोले तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। यानी मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके या मछली पकड़ के और या कि खाद्य वस्तुओं का प्रयोग करके या संग्रह करके अपना पेट भरते थे। वहीं मध्य प्रदेश के आपने रायसेन में देखा भीमबेटका में, जहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के भी अनुपम उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं दोस्तों नवपाषाण काल में, नियोलिथिक में। अब जब नवपाषाण काल का जिक्र होता है तो नवपाषाण काल में मनुष्य स्थायी रहने लगता है ना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो हम क्वेश्चन बेस्ड बात करेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत डीप में पढ़ना चाहेंगे तो कई यूट्यूबर हैं जो आपको लगातार पढ़ा रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, है ना। लेकिन हमारा काम है कि हम आपको इतिहास को पढ़ाते हुए क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए आपकी मदद कर सकें। तो चलिए बात करते हैं नवपाषाण काल की। यानी नवपाषाण काल में अब मानव ने स्थायी रहना शुरू कर दिया है। क्या कर दिया है? स्थायी निवास की जानकारियां मिलने लगी हैं। मानव ने कृषि की भी शुरुआत कर दी है और कृषि के साथ साथ ग्रामीण बस्ती की भी मानव शुरुआत कर दिया, यानी मानव रहने लगा किसी स्थान पे। पहिए का भी आविष्कार हो गया और मानव यहीं से आग का प्रयोग करना भी अब बेहतर तरीके से सीख गया। अगर मानव आग का प्रयोग करना सीख गया तो इस काल को मानव का एक क्रांतिकारी युग भी अपन कह सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने मेहरगढ़ में देखा होगा कि कई तरह के अवशेष मिले, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल आपने बुर्जहोम में देखा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई तरह के, जहाँ फिर मैं आप एक क्वेश्चन की क्यूज बनाऊंगा, उसमें भी आपको ये सब क्वेश्चन हम करा देंगे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा कि
जो इन कालों का विभाजन है तो पत्थरों और औजारों के आधार पर किया गया। यानी पहले पत्थर जैसे छोटे पत्थरों का मानव उपयोग करता था, फिर नुकीले पत्थर के औजारों का उपयोग करने लगा, तो इसीलिए हमने देखा कि पुरा पाषाण काल में भी हमने निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा पाषाण काल को देखेंगे। तो आइए चलते हैं मध्य प्रदेश में पाषाण काल की बात करते हैं। तो भारत में, नोट डाउन भी हो आप लोग, हो सके तो करते जाइएगा। भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो प्रागैतिहासिक है उसकी खोजों का जनक या खोजों का श्रेय किसको जाता है, कौन से पुरातत्वविद हैं जिसको जाता है, तो वो हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये एक भूगर्भ शास्त्री तथा भूगोलवेत्ता थे। अगर बात करें इनकी कि कहाँ इन्होंने कौन सी वस्तुओं खोजा, तो सर्वप्रथम 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम से पाषाणकालीन औजार को खोजा। मतलब कहाँ से खोजा, 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम से पाषाणकालीन औजार को इन्होंने खोजा। इनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। याद रखिएगा इनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो कहाँ से खोज रहे हैं, तमिलनाडु के पल्लवरम से पाषाणकालीन उपकरण, है ना। हैंड एक्स या कुल्हाड़ी का जिक्र होगा जिसकी इन्होंने खोज की थी, उसको भी बताएंगे। नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर इन्होंने खोजा तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कैनिंघम को कहा जाता है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं के समय 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। और उस समय किसका समय चल रहा था, अगर आपने देखा वायसराय में, तो लॉर्ड कैनिंग या गवर्नर जनरल आप पढ़े होंगे, तो लॉर्ड कैनिंग का समय चल रहा था 1856 से 62 में। फिर आप आगे देखेंगे 1858 का नियम, उसमें वही वायसराय फिर आगे इनको बोला जाने लगता है गवर्नरों को, तो आप फिर आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में पुरातात्विक खोज करता है, यानी मध्य प्रदेश की कौन से स्थान से किन चीज़ों की खोज हुई है। तो अगर बात करें नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी में सर्वेक्षण कार्य किसने कराया, तो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी में एस.डी. सांकलिया, किसने, एस.डी. सांकलिया, मैक ब्राउन, बी.बी. लाल और आर.बी. जोशी, ये पुरातत्वविद हैं जिन्होंने यहाँ उत्खनन कार्य कराया। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी में सर्वेक्षण कार्य किसने कराया, तो एस.डी. सांकलिया, विशेष रूप से इसको याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं आपके चंबल घाटी में जब सर्वे कराया गया, तो चंबल घाटी में किसने कराया, तो चंबल घाटी में श्री विष्णु श्रीधर बाकड़कर, विष्णु श्रीधर बाकड़कर आपने सुना होगा, यही विष्णु श्रीधर बाकड़कर हैं, है ना, जिसका हमने उल्लेख किया था कि 1858 या 1859। आपको आगे इनके बारे में बताएंगे जब हम भीमबेटका वगैरह का जिक्र करेंगे, तो एक बार फिर इनके बारे में बताएंगे। फिर आता है आपका सोन घाटी सर्वेक्षण। तो सोन घाटी सर्वेक्षण का जो कराया गया, तो वहाँ उत्खननकर्ता कौन थे, निसार अहमद। फिर आपका जो बिंद क्षेत्र है, जो आपका रीवा सतना है, उस क्षेत्र में उत्खनन कार्य कराने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, जी.आर. शर्मा। इसी तरह आपकी ग्वालियर क्षेत्र में उत्खनन कार्य कराने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, बी.बी. लाल। तो आई थिंक ये खोज करता है, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पाषाण काल के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे आप ताम्र पाषाण काल देखते हैं, कांस्य युग को देखते हैं, है ना। फिर कई तरह के लगातार जो इनका कालों का विभाजन है, तो वो आप देख सकते हैं कि जैसे पाषाण काल को हम पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, फिर निम्नपुरा, उच्चपुरा और निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्च पाषाण काल में उसका विभाजन करके आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे आपने मध्य पाषाण काल में देखा कि बड़े बड़े पत्थरों का भी उपयोग किया जाने लगता है ना। फिर लौह युग का निर्माण होता है, जब उत्तर वैदिक काल में भी आप आगे पढ़ेंगे कि कहाँ इसका उल्लेख किया गया है। तो आइए जो टॉपिक है अपना उस पर बात करते हैं। पहले मध्य प्रदेश में खोजे गए पाषाणकालीन स्थल, यानी मध्य प्रदेश की ऐसी कौन कौन सी जगह है और उन जगहों से क्या क्या खोजे गए हैं। तो आइए बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव निवास का प्रथम साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी से मिला। अब चूंकि नर्मदा घाटी से इसलिए निवासों की जानकारी या किसी भी चीज़ों की जानकारी मिली कि अगर मानव हो सकता है, मान लीजिए प्यास की तलाश में नदियों तक पहुंचा हो, और वो जब वहाँ पहुँचा हो तो उसने देखा हो कि यहाँ रुकने से उसकी प्यास बुझती है, वो अगर वहाँ रुक जाएगा मछलियों को पकड़ के भी अपना जीवन यापन कर सकता है, तो मानव फिर वहीं रुक जाता है। अगर रुक गया तो जाहिर सी बात है, जब मानव नदियों के किनारे रुकेगा तो उसके जो अवशेष हैं वो भी वहीं मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं पहला हथनौरा के बारे में। तो हथनौरा कहाँ है,
हथनौरा अपने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया द्वारा मानव की खोपड़ी की खोज की गई, जिसे नर्मदेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चूंकि यह जो मानव खोपड़ी है यह नर्मदा किनारे मिलती है, इसलिए इसको बोला जाता है नर्मदेसिस, या नाम है इसका नर्मदा मानव। तो किसने यहाँ खोजा? 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया। साथ ही यहीं से हाथी व घोड़ों के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी हथनौरा जो अपने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है, यहीं से हाथी और घोड़े के भी साक्ष्य मिले हैं। फिर आगे अपन चलते हैं भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है? अब्दुल्लागंज रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। और वही जो हमने अभी आपके सामने जिक्र किया कि विष्णु श्रीधर वाकड़कर 1957 या 58 में भीमबेटका की खोज का श्रेय किसको जाता है? विष्णु श्रीधर वाकड़कर को भीमबेटका की खोज का श्रेय जाता है। साथ ही जब वो भीमबेटका में खोज करते हैं तो कई तरह के पाषाणकालीन गुफाएं पाई जाती हैं, जिसमें लगभग 500 शैल चित्र अंकित उनको मिलते हैं। तथा जो अपना भीमबेटका है शैल चित्रकला के लिए भी फेमस है, यानी प्रसिद्ध है, जहाँ से लाल व भूरे रंग के कई प्रकार के शैल चित्रकला आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पांडवों का अज्ञात स्थल था, मतलब पांडव भी यहीं आए थे। जब पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा तो पांडव भी यहीं से निकले थे। और हमने बताया कि 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं हमारी, के एस भीम। के एस भीम का क्या मतलब है दोस्तों? के मीन्स खजुराहो, खजुराहो मतलब 86, फिर यस फॉर सांची 1989, और भीम से भीमबेटका यानी 2003। यानी ये ऐसे स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो अगर खजुराहो का जिक्र होता है तो खजुराहो 1986, फिर सांची का जिक्र होता है तो 1989, और भीमबेटका का जिक्र होता है तो 2003। तो ट्रिक क्या है दोस्तों अपनी? के एस भीम, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। आगे बढ़ते हैं। महादेव यानी पिपरिया। महादेव पिपरिया कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में स्थित है। यहाँ से सुपेकर महोदय द्वारा लगभग 860 औजारों की खोज की गई, जो पुरापाषाणकालीन औजार थे। यानी अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि महादेव पिपरिया कहाँ स्थित है, तो पहले अपने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है ना, जिसे नर्मदापुरम संभाग भी बनाया गया है ना, नर्मदापुरम संभाग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ अगर पूछा जाता है कि उत्खनन कार्य किसने कराया, तो यहाँ सुपेकर महोदय जो हैं इन्होंने यहाँ उत्खनन कार्य कराया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आदमगढ़, बिल्कुल आप जानते हैं आदमगढ़ होशंगाबाद है ना। यहाँ 1964 में आरबी जोशी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1964 में आरबी जोशी द्वारा 2500 पत्थरों के औजार खोजे गए, और यही आदमगढ़ होशंगाबाद है जहाँ से पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। मध्यपाषाण काल में भी हमने आपको बताया, नोट करके लिख लीजिएगा कि भारत में पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य जो हमने बता चुका आपको, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर से मिला है। ठीक है, फिर ये MPPSC 2019 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपके भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, आइए नवपाषाण काल की भी चर्चा कर लेते हैं। नवपाषाण काल की अगर बात करें तो नवपाषाण काल के स्थल देख लीजिए। भोपाल कि कहाँ? बैरागढ़। जबलपुर में कहाँ? भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट और तिलवाड़ा घाट। जटकारा यानी आपका छतरपुर, एरण यानी आपका सागर। तो ताम्रपाषाण काल को देख लेते हैं पहले। पत्थर के साथ साथ तांबे की धातु से निर्मित औजार का प्रयोग किए जाने के कारण ही यह ताम्रपाषाण काल कहलाया। यानी इस काल का जो मानव है तो पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का भी अब प्रयोग करने लगा। ठीक है, समय अवधि की अगर बात करें तो 2000 BC से 900 BC तक है। उसको अपन समय अवधि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हड़प्पा का पढ़ लीजिएगा है ना। मेन है कि कहाँ से क्या चीज़ें खोज हुई, खोजने वाले या उत्खननकर्ता व्यक्ति का क्या नाम था, यही आपकी एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर आते हुए कई वर्षों से लगातार आ रहे हैं। अगर बात करें ताम्रपाषाण काल के सर्वप्रथम कायथा को आप देखते हैं। कायथा कहाँ है? कायथा आपके उज्जैन जिले में है। कहाँ है? उज्जैन जिले में, और काली सिंध नदी के तट पर है ना। कभी कभी उज्जैन जिला आता है तो आप लोग क्षिप्रा नदी टिक कर देते हैं, तो कहाँ है? काली सिंध नदी के तट पर स्थित है।
ताम्र पाषाण काल के कुल्हाड़ी, छेनी और मिट्टी के मृदभांड मिले। यानी मृदभांड वही है जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उन्हें मृदभांड बोला जाता है। साथ ही ये जो कायथा है यह बराह मिहिर की जन्मस्थली भी है। किसकी? बराह मिहिर की जन्मस्थली क्या है? कायथा। साथ ही यहीं से ताम्र पाषाणकालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं और कायथा की भी खोज करता है विष्णु श्रीधर बाकड़कर। ठीक है, आगे आते हैं नाबदा टोली। नाबदा टोली कहाँ है? यह आपके खरगोन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? खरगोन जिले में। खोजकर्ता की बात करें तो यहाँ खोज एस.डी. सांकलिया ने की थी। किसने खोज की थी? एस.डी. सांकलिया ने यहाँ की खोज की थी। फिर यहाँ से भी प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। अगर साक्ष्य की और बात करें क्या मिले हैं तो झोपड़ी मिला है। ठीक है, मटर के साक्ष्य मिले हैं, चावल, गेहूं और चना की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। साथ ही जो मानव पहियों को उपयोग करता था तो आप बोल सकते हैं गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। फिर आते हैं नागदा, है ना, जो अपना मध्य प्रदेश का जिला प्रस्तावित है। देखते हैं नागदा उज्जैन में चंबल नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी के तट पर स्थित है। खोज करता है वही बाकड़कर महोदय। यहाँ से भी ताम्र पाषाणकालीन औजार व बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। फिर आपका ये गुगेरिया है, बालाघाट जिले में स्थित है, जहाँ से 424 तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, देख लीजिएगा, तथा 102 चांदी के भी आभूषण मिले हैं। फिर आपका है एरंड, जो कि इंपॉर्टेंट है। कहाँ है स्थित है? सागर जिले में स्थित है। तांबे की कुल्हाड़ी व सोने के भी जो अवशेष बनते थे, मतलब कुल्हाड़ियों के टाइप का जो बनते थे, उसके भी यहाँ से टुकड़े वगैरह मिले हैं। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं आपका खेड़ीनामा, ये इंपॉर्टेंट है। खेड़ीनामा कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। यहाँ से भी ताम्र पाषाणकालीन स्थल मिले। यानी आप सिर्फ याद कर लीजिएगा कि ताम्र पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं और यहाँ के खोजकर्ता कौन है। जैसे आपका डांगवाला कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। यहाँ से भी ताम्र पाषाणकालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक आप नोट करके भी लिख सकते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो है उससे मध्य प्रदेश में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब हड़प्पा जब सभ्यता आपको आगे पढ़ाएंगे तो बताया जा रहा है कि यहाँ से भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। पर जबलपुर में एक जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा खोज की गई या उसमें अध्ययन का कार्य चलाया गया, वहाँ से भी चेक किया गया, तो उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ से साक्ष्य तो मिले हैं, पर अक्सर बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसके मध्य प्रदेश में ज़्यादातर साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर इसके बाद अपना लौह युग आ जाता है, जहाँ उत्तर वैदिक काल में तो मध्य प्रदेश की ग्वालियर, भिंड, मुरैना आदि से चित्रित धूसर या मृदभांड के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, फिर महापाषाणकालीन संस्कृत आप बोल सकते हैं आगे। इस काल के दौरान दक्षिण भारत जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में विशाल पत्थरों का प्रयोग व मानव की समाधि बनाने हेतु किया जाता था। यह संस्कृत ही महापाषाणकालीन संस्कृत कहलाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महापाषाणकालीन संस्कृत क्या है, तो बता देंगे कि जैसे दक्षिण भारत में कर्नाटक या आंध्र प्रदेश आदि में विशाल पत्थरों का उपयोग मानव की समाधि बनाने हेतु किया जाता था। यह संस्कृति महापाषाणकालीन संस्कृति, जैसे मध्य प्रदेश के रीवा, सतना व सिवनी से महापाषाणकाल संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। फिर अपना अगला टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, अपने अगले लेक्चर में करेंगे। वहाँ आपको बताएंगे उत्तर वैदिक काल में जब आर्यों का धीरे धीरे विस्तार होने लगेगा, तो हम आपको रामायण या महाभारत काल में बताएंगे कि यहाँ से भी किस किस तरह की खोज प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों, अपना हम वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, बेहतर तरीके से पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।